मैम आपको वेट करना है स्नेहा मैम। अ, सर एक काम करते हैं, क्योंकि 27 बच्चे तो आ चुके हैं, मैं 2 मिनट ले लेती हूँ। जो रेस्ट ऑफ बच्चे अभी लेट आएंगे ना, तो उसके लिए फिर हम उनसे अलग से बात कर लूंगी मैं। मुझे बस 2 ही मिनट चाहिए। ओके। हेलो एवरीवन। बेटा ये तो ना हेलो मैंने मैम। आज बड़े दिनों बाद मैं क्लास में आई हूँ और आई ऑब्जर्व कि ज्यादातर बच्चे क्लास से पहले क्लास में थे ही नहीं। आपको नहीं लगता कि आप सभी को टाइम से पहले क्लास में कनेक्ट हो जाना चाहिए, ताकि सबका टाइम बचे? तो ये बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि ना देखो, काफी बच्चे ऐसे थे जो टाइम से पहले आ गए थे, तो मतलब मैं ये उम्मीद करके चलती हूँ आप सभी के साथ कि आप लोग 7 बजने में एटलीस्ट 2 मिनट पहले तक सब जुड़ जाएं। ये चीज आप मेक श्योर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम आई होप मैं ये चीज नहीं देखूंगी। ये बच्चे जो अभी लेट आ रहे हैं, इन सभी बच्चों को ये वार्निंग है कि अभी नेक्स्ट टाइम पे बेटा ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, कल आप सभी का टेस्ट है। इस वक्त यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, आप सभी को प्रॉपर बैठ के सिटिंग करके टेस्ट देना है। घर वालों को बोल दीजिएगा मेरा टेस्ट है और अभी हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ टेस्ट पे फोकस होगा। और मेक श्योर कीजिएगा कल सभी बच्चे टेस्ट दें। और ये जो बच्चे अभी बिल्कुल लास्ट में जुड़ रहे हैं, कोई भी बच्चा अगर वो 7 बजे के बाद से जुड़ता है, तो मैं इस चीज पे भी ट्रैकिंग रखना स्टार्ट करूंगी। मुझे 6:55 पर सभी बच्चे क्लास में चाहिए। ये बहुत जरूरी है बेटा, इससे सर का भी टाइम बचेगा और आप लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्योंकि शायद अगर मुझे ये टाइम नहीं लेना पड़ता अगर आप लोग 5-7 मिनट पहले सब जुड़ चुके होते तो। ठीक है, चलो। ओके मैम। बहुत अच्छे यस से अपनी मैम। पढ़ाई करना। कल का टेस्ट सबको देना है, मन लगा के करना है और टाइमली उसे क्लोज करना है। ये नहीं वेट करना कि शाम को करेंगे, नहीं। कल मॉर्निंग में कोशिश करना, सब मॉर्निंग में 1 बजे तक सब अपना टेस्ट क्लोज कर पाओ। ठीक है बेटा, चलो। ओके, थैंक यू सो मच हिमांशु सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू। मैम, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, चलिए let me start the screen share. Good evening to all of you who have just joined in, Priyanshi and all the other people. Yeah, good evening. Okay, so let me come back over here. पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या था हमने पिछले क्लास के अंदर, एंड देन उसके बियॉन्ड जाते हैं। तो अगर याद हो तो हमने हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पे हमारा स्टार्ट कर लिया था, एंड वी हैव आल्सो अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो भी हमने यहाँ पे देखना चालू कर दिया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नोन कि आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा किसके लिए जाए, इसका एप्लीकेशन आपको कहाँ होते हुए आपको मिलेगा। सो इधर आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हो क्राइम सीन के अंदर, अगर कोई क्राइम सीन हुआ हो तो वहां पे इसका यूज किया जा सकता है, जस्ट टू नो कि कौन है एक्चुअल कल्प्रिट आपका वहां पे। दूसरी चीज, पैटर्निटी टेस्ट के टाइम पे आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप अपने यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगेन इट इज अ मच मोर बेटर वे देन गोइंग फॉर अ नॉर्मल फिंगरप्रिंटिंग के अलावा ये आपका ज्यादा बेटर तरीका है जिसके थ्रू आप एक इंडिविजुअल को आप लाइक आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, सो नाउ वी हैव सीन द बेसिक आइडिया। हमने देखा था कि जो पूरा आपका आइडिया है यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, इट इज बेस्ड ऑन द रिपीटेटिव सीक्वेंस। अब रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या होता है, समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ये आपका जो सीक्वेंस आपको मिलते हैं इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सैटेलाइट डीएनए। ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस आपको मिले इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सैटेलाइट डीएनए। और ये सैटेलाइट डीएनए जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इनका नंबर वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। अगर मुस्कान के अंदर इनका नंबर 20 है तो मेरे अंदर शायद ये नंबर 50 होगा इसी सीक्वेंस का। अगर तनिषा के अंदर ये नंबर अगर आपका 40 है तो शायद प्रियांशी के अंदर ये नंबर आपका 100 होगा। सो इट इज गोइंग टू वेरी। तो ये नंबर जो आपको यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है इसका नंबर वेरी करता है हम सबके अंदर। और यही एक चीज है जो हम लोगों को एक दूसरे से अलग बनाती है। दैट इज द वन थिंग जो हम लोगों को एक दूसरे से यहाँ पे अलग बनाएगी। दैट इज माई 0.1% डीएनए एंड दैट इज द डिफरेंस विल बी फाइंडिंग विद इन अस। ओके, याद रखना रिपीटेटिव सीक्वेंस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये किसी चीज के लिए भी कोड नहीं करता, ये कोई भी चीज के लिए कोडिंग नहीं करेगा, ये यहाँ से आपको कोई प्रोटीन बनेगा नहीं। अब ये जो आपका सैटेलाइट डीएनए है जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, उसके दो टाइप्स होते हैं आपके यहाँ पे, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट आपका यहाँ पे रहेगा वो रहेगा आपका लेस देन 10 बेस पेयर, इतना छोटा आपका रहेगा यहाँ पे माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट आपको यहाँ पे रहेगा 10 और 100 बेस पेयर के बीच में, इसका आपको यहाँ पे लेंथ आपको मिल जाता है। दिस इज द लेंथ ऑफ द मिनी सैटेलाइट। ठीक है,
फिर हमने ये भी देखा था कि अगर आप अपने डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करते हो तो सैटेलाइट डीएनए आपका यहाँ पे अलग से आपको दिख जाएगा। यू कैन क्लियरली सी द सैटेलाइट डीएनए का बैंड जो होता है वो आपको मेन जीनोम से अलग आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब ये अलग सा क्यों आ रहा है? बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ एटी रिच एंड जीसी रिच सीक्वेंस, इसलिए ये आपको यहाँ से अलग से आपको मिल जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि सैटेलाइट डीएनए मुझे क्रोमोसोम के अंदर कहाँ मिलता है, तो इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपको मिलेगा देखने के लिए आपके सेंट्रोमियर के पास, टीलोमियर के पास, एंड यू विल आल्सो फाइंड इट नियर द योर पर्टिकुलर हेटेरोक्रोमैटिन। ये तीन टर्म्स हमने यहाँ पे यूज किए थे। इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, दीज आर द थ्री टर्म्स वी हैव यूज्ड कि ये जो मेरा डीएनए होता है सैटेलाइट डीएनए, इसको हम पाएंगे तीन लोकेशंस पे। लाइक वी कैन फाइंड इट इन थ्री लोकेशंस। एक तो आप यहाँ पे होगा सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के पास मुझे मिल सकता है मेरा सैटेलाइट डीएनए, देन इट कैन बी सीन इन द हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन वाले एरिया में आपको मिल जाएगा ये देखने के लिए। और उसके साथ साथ थर्ड लोकेशन जो आपकी यहाँ पे होगी वो आपकी यहाँ पे होगी टीलोमियर वाली लोकेशन। बिल्कुल सही। सो दीज आर द थ्री लोकेशंस जहां पे मुझे मेरे यहाँ पे मिल सकते मेरे सैटेलाइट डीएनए। तो ये तीन लोकेशन मेरे यहाँ पे होती है, राइट। अब एक और चीज मैंने आपको बताया था कि म्यूटेशन अगर इस एरिया में हो रहा होगा, सैटेलाइट डीएनए को अगर म्यूटेशन हो रहा है, देन उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? क्योंकि वहां पे आपका प्रोटीन बन नहीं रहा, बिकॉज आपका वहां पे कोई प्रोटीन बन के आ नहीं रहा। इसलिए अगर सैटेलाइट डीएनए के अंदर अगर कोई चेंजेस आते भी है तभी इट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन। ओके, अब याद रखना म्यूटेशन अगर आपके सोमैटिक सेल में हो रहा है देन वो आपके नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। अगर म्यूटेशन अगर आपके सोमैटिक सेल में हो रहा है, अगर मेरे लिवर वाले सेल में हो रहा है, या अगर मेरे किडनी वाले सेल में हो रहा है, या मेरे स्किन सेल में अगर म्यूटेशन हो रहा है किसी बाहर के सोर्स के वजह से, तो वो मेरे नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। बट अगर म्यूटेशन हो रहा है मेरे जर्म सेल्स के अंदर, मेरे गैमेट फॉर्मिंग सेल के अंदर अगर म्यूटेशन हो रहा होता है, देन वो पास होता है मेरे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। देन आई विल फाइंड कि वो म्यूटेशन मेरा नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ पे आपका जाएगा। तो याद रखना उस तरीके से आपका ये क्या होता है ना, आपका म्यूटेशन इकट्ठा होता रहता है। सो दैट्स हाउ द म्यूटेशन विल गेट कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग ओवर देयर। ओके, तो ये एक बार पॉइंट भी याद रखना कि म्यूटेशन सोमैटिक सेल में हो रहा है देन इट वोंट गो टू नेक्स्ट जनरेशन, बट अगर आपके जर्म सेल में हो रहा है देन आपको नेक्स्ट जनरेशन में आप यहाँ पे चला जाएगा। तो ये कुछ चीजें हमने पिछले क्लास में देखी थी। आई होप यहाँ तक चीजें आपको सबको समझ आ रही है। देन Yes, sir. आफ्टर दैट वी हैव सीन द स्टोरी ऑफ माय एलेक्स जेफरी ने यहाँ पे बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते आप कैसे हो। एलेक्स जेफरी ने ये इन्वेंट किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको करा कैसे जाता है। पहले आप यहाँ पे काम करते हो अपना आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू डू। एक काम करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स राइट दिस थिंग ओवर हियर। सो आप लोग मुझे थोड़ा रिकॉल करके बताओ। तो पहला स्टेप मेरा यहाँ पे हो जाएगा, पहला स्टेप तो मेरा यहाँ पे हो जाता है हमेशा यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सो डीएनए का आइसोलेशन मेरा यहाँ पे पहला स्टेप होगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई विल फाइंड हैपनिंग इन दिस, राइट। सेकंड स्टेप क्या होता है, मैंने डीएनए को बाहर निकाल लिया, मैंने आइसोलेट कर लिया उसे ब्लड सैंपल में से या किसी के हेयर में से। अब मैं क्या करूंगा? Restriction of indolence. तो अब मैं यहाँ पे एक एंजाइम इस्तेमाल करता हूँ। उस एंजाइम का मेरे यहाँ पे नाम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब जब मैं ये एंजाइम यहाँ पे यूज करूंगा, इस एंजाइम को यूज करने का मेरा रीजन यहाँ पे ये ताकि मैं अपने डीएनए को ब्रेक डाउन कर सकूं। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपको जो डीएनए यहाँ पे होगा, जो आपका जो लेंदी डीएनए आपका यहाँ पे होगा, उसको हम यहाँ पे करेंगे ब्रेक डाउन। तो इसको हम करेंगे फ्रेगमेंट्स के अंदर। तो ये जो बड़ा सा आपका डीएनए होगा ना, इसके आपको फ्रेगमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो विल फाइंड इसके फ्रेगमेंट्स आपको मिलते हैं। और ये फ्रेगमेंट्स आपको क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये मेरा एंजाइम है और ये एंजाइम यूज करके आई विल गेट द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। सो इसको यूज करके मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। सो डीएनए के फ्रेगमेंट्स मुझे यहाँ पे मिल जाना है। अब मेरा थर्ड स्टेप क्या होता है बताइए? थर्ड स्टेप मेरा यहाँ पे क्या होगा? Gel electrophoresis. बहुत सही, वेरी गुड, राइट। थर्ड स्टेप इज माय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तीसरा स्टेप जो मेरे यहाँ पे होगा दैट इज माय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जो मेरे यहाँ पे स्टेप होता है, ये स्टेप करने के बाद मेरे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को मैं यहाँ पे सेपरेट कर पाता हूँ, उन्हें लाइक अलग अलग कर पाता हूँ। सो दैट इज माय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ थर्ड स्टेप। इसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है कि मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस तो यहाँ पे मेरा कर लिया। अब मेरा काम होता है मेरे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ब्रेक करना। मेरा अगला स्टेप यहाँ पे होगा, जो मेरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए मेरा यहाँ पे होता है उसको ब्रेक करना। सो वो करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ यूज करूंगा, मेरा यहाँ पे एल्कलाइन केमिकल। सो आई विल बी यूजिंग सम एल्कलाइन केमिकल ओवर हियर। एक एल्कलाइन केमिकल मैं यहाँ पे यूज करूंगा। और वो केमिकल यूज करने का मेरा यहाँ पे रीजन क्या है कि जो मेरे यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स है डीएनए के, जो मेरे यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स है डीएनए के, उनको मैं यहाँ पे अलग करना चाहता हूँ। सो आई हैव लाइक टू स्ट्रैंड्स ओवर हियर ऑफ माय डीएनए। और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए
आई बी यूजिंग सम केमिकल्स ओवर हियर। तो यहाँ पे मैं कुछ केमिकल्स यूज करूंगा जिसकी वजह से मेरे ये 2 स्ट्रैंड जो मेरे यहाँ पे है इनको मैं अलग कर सकता हूँ। तो आपको क्या मिलेगा कि आपने जब ये केमिकल यूज किया तो आपके सिंगल स्ट्रैंड आपके यहाँ पे बन जाएंगे। सो दोनों स्ट्रैंड आपके यहाँ पे अलग हो जाएंगे। सो विल फाइंड 2 strands over there which will get themselves separated from each other। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगी। तो ये आपके दोनों यहाँ पे अलग हो गए। ये आपका हो गया स्टेप नंबर 4। अल्कलाइन केमिकल यूज करके मैंने दोनों स्ट्रैंड्स को यहाँ पे अलग किया। इसके बाद जितने भी आपके डीएनए के स्ट्रैंड्स आपके सामने होंगे ना, उनको आप ट्रांसफर करते हो किसी चीज के ऊपर। किसके ऊपर हम ट्रांसफर करते हैं? Nylon sheet. Nylon sheet. राइट। सो नाउ आई विल बी डूइंग ट्रांसफर ऑफ माय डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन नायलॉन शीट या नाइट्रोसेल्युलोज शीट के ऊपर। सो अब मैं यहाँ पे करूंगा, मेरे यहाँ पे ट्रांसफर। सो अब यहाँ पे किया जाएगा ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ट्रांसफर ऑफ माय डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन नायलॉन शीट और नाइट्रोसेल्युलोज शीट। इनमें से किसी एक के ऊपर, और नाइट्रोसेल्युलोज शीट, इनमें से किसी एक के ऊपर आप उसे वहां पे ट्रांसफर कर दोगे। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप ये ट्रांसफर कर रहे होते हो, जब आप ये डीएनए को ट्रांसफर कर रहे होते हो एक नायलॉन शीट के ऊपर या नाइट्रोसेल्युलोज शीट के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सडन ब्लॉटिंग। ये बात याद रखना कि इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सडन ब्लॉटिंग। तो ये चीज दिमाग में बिठा लो, दिस इवेंट इज कॉल्ड एज माई सडन ब्लॉटिंग। तो अगर आपके सामने सवाल आ रहा है कि सडन ब्लॉटिंग क्या इस्तेमाल किया जाता है या सडन ब्लॉटिंग किया जाता है आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर, तो आपका आंसर यहाँ पे यस होगा। हाँ, ये सडन ब्लॉटिंग जो मेरा टेक्निक होता है वो आप यहाँ पे करते हो। अगर आप ये सोचो कि सर क्या है सडन ब्लॉटिंग, तो अभी के लिए आप इतना ही याद रखोगे कि जब आप ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को आप ट्रांसफर करते हो नायलॉन शीट के ऊपर या नाइट्रोसेल्युलोज शीट के ऊपर, इसको हम कहते हैं यहाँ पे सडन ब्लॉटिंग। अब अगर आप ये सोचते हो ना कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम उठा के रखते हैं नायलॉन शीट के ऊपर, तो वैसा नहीं होता। इट इज अ लेंथी प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम यहाँ पे बोल देंगे यहाँ पे एज अ सडन ब्लॉटिंग। तो याद रखना, सडन ब्लॉटिंग इज अ पार्ट ऑफ माय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो सडन ब्लॉटिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ माय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। अब ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पे टारगेट करेंगे एक स्पेसिफिक सैटेलाइट डीएनए को। तो अज्यूम करते हैं कि एक आपका यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए है, एक सैटेलाइट स्ट्रैंड है जिसको हमें ढूंढना है। सो एक सैटेलाइट फ्रेगमेंट डीएनए का जिसका सीक्वेंस है लेट्स से अराउंड, ये है आपको उसका सीक्वेंस ATCGCG। ये एक सीक्वेंस है सैटेलाइट डीएनए का जिसको मुझे ढूंढना है। मेरे सारे स्ट्रैंड्स वहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड है, मेरे सारे स्ट्रैंड्स जो है मैंने यहाँ पे उधर सारे सिंगल स्ट्रैंडेड है, उनको मैंने ट्रांसफर कर दिया नायलॉन शीट के ऊपर। अब अगर मुझे इस स्ट्रैंड को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा तो मुझे बनाना पड़ेगा इसके अगेंस्ट एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। याद रखना, इसके अगेंस्ट में एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाऊंगा। और कोई बताएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पे क्या होगा? GAGC नहीं, GCGC, राइट। ये होगा मेरे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब ये जो मेरे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, अब याद रखना कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये कोई रेगुलर स्ट्रैंड नहीं है, मैंने लैब में बनाया, और ये कोई नॉर्मल स्ट्रैंड नहीं है। दिस स्ट्रैंड विल हैव द रेडियो एक्टिविटी। तो ये स्ट्रैंड जो मेरा यहाँ पे होगा, इट विल हैव द रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको रेडियो एक्टिविटी आपको यहाँ पे मिलेगी। सो इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय रेडियो एक्टिव प्रोब। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे एक नाम देंगे और इसको मैं कहूंगा यहाँ पे एज अ रेडियो एक्टिव प्रोब। आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ रेडियो एक्टिव प्रोब। बोलते हैं यहाँ पे एज अ रेडियो एक्टिव प्रोब। अब रेडियो एक्टिव प्रोब मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अगर मेरा रेडियो एक्टिव प्रोब मेरे यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो अब मुझे कुछ नहीं करना, मैंने ये लैब में बना लिया। अब मैं इसे मिक्स कर दूंगा, जहां पे वो नायलॉन शीट में जो मेरे डीएनए स्ट्रैंड है ना, वहां पे मैं रेडियो एक्टिव प्रोब को मिक्स कर दूंगा, मैं उन्हें जाकर वहां पे रिलीज कर दूंगा। अब याद रखना, जब ये रेडियो एक्टिव प्रोब जाएगा नायलॉन शीट के ऊपर, तो ये जाके बॉन्डिंग करेगा मेरे सैटेलाइट डीएनए के साथ, क्योंकि ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है। तो सैटेलाइट डीएनए को ढूंढेगा वहां पे और उसके बाद जाके वहां पे चिपक जाएगा। अब फायदा हमें यहाँ पे क्या होगा, जब मेरा रेडियो एक्टिव प्रोब जाके अटक जाता है या चिपक जाता है मेरे सैटेलाइट डीएनए के साथ, इट विल गो एंड अटैच विद द सैटेलाइट डीएनए। जब ये सैटेलाइट डीएनए के साथ जाके वहां पे अटैच हो जाएगा, दैट इज व्हेन वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई हमारा सैटेलाइट डीएनए। तभी तो हमारे सैटेलाइट डीएनए को वहां पे देख पाएंगे, क्योंकि याद रखना, इट इज शोइंग द रेडियो एक्टिविटी। ये आपका रेडियो एक्टिव है, तो ये जब जाके वहां पे लगेगा ना, तो आप इसे ऑब्जर्व कर पाओगे, आप इसे देख पाओगे। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब ये जो आपका रेडियो एक्टिव प्रोब आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये आपका जाएगा अटैच करेगा आपके सैटेलाइट डीएनए के साथ। इट विल गो एंड अटैच विद द सैटेलाइट डीएनए।
अब आपने ये कर दिया, अज्यूम दैट कि ये इवेंट आपने यहाँ पे कर दिया। अब इसमें एक और चीज याद रखना, ये जो रेडियो एक्टिव प्रोब है ना, इसके लिए हम एक और टर्म आपको यहाँ पे मिल सकता है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ VNTR। इसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। VNTR probe, variable number of tandem repeat. VNTR is a common term for my satellite as well. VNTR जो मेरा टर्म है ना, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, ये टर्म हम सैटेलाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली उनके नंबर वेरी करता है ना, लाइक 5 या 10 या 15 हर किसी के अंदर, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं एज अ वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। तो इसके अगेंस्ट जो हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया है, उसको हम बोल सकते हैं एज अ VNTR प्रोब। उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ VNTR प्रोब। तो मैंने उसे रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद वो वहां पे जाके अटैच हो जाएगा मेरे डीएनए स्ट्रैंड के साथ, जहां पे भी मेरा डीएनए स्ट्रैंड होगा सैटेलाइट वाला, उसके साथ जाके वो अटैच हो जाएगा। लेकिन याद रखना, रेडियो एक्टिविटी को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। रेडियो एक्टिविटी को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका 6th स्टेप यहाँ पे रन करना पड़ेगा। जो छठा स्टेप आपका यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑब्जर्विंग अंडर द एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म के अंदर, सो यू हैव टू ऑब्जर्व द स्ट्रैंड्स अंडर द एक्सरे फिल्म। सो एक्सरे फिल्म के अंदर आप करोगे अपना यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। सो याद रखना, आप नेकेड आई से डीएनए स्ट्रैंड को आप वहां पे देख नहीं सकते, आपको उन्हें देखना पड़ेगा एक्सरे फिल्म के अंदर। इसलिए हम कहते हैं कि हम ऑब्जर्व करेंगे उन्हें एक्सरे फिल्म के अंदर, हम उन्हें ऑब्जर्व करेंगे। और इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ, गुड इवनिंग सर, सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग, कोई बात नहीं पूछा, ऑटो रेडियोग्राफी। You call it as a auto radiography। हाँ जी पूजा बताइए। सर एक बार सारा रिपीट कर दो। नहीं मैं भी- नहीं होता, ऐसे नहीं होता बेटा। अगर आप लेट आ रहे हो सो वी कैन जस्ट रिपीट एवरीथिंग। कर रहे बेटा, कर रहे हैं। बट वैसे लेट क्यों गए आप? सर पता है मैं ना स्कूल के मॉडल के लिए ना वो बैटरी लाने गई थी, और पता है मिली नहीं, तो मुझे 2-3 दुकान में जाना पड़ा। वो भी दिल्ली में। अरे सर यहाँ पे ना सब बेकार है। स्टिल इन दिल्ली ना? स्टिल इन दिल्ली। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, वी हैवंट डन समथिंग न्यू। यहाँ पे हमने जो पुराना था उससे हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। सो यू नो दैट ये जब हम प्रोसेस रन करते हैं हमारे यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, वी फर्स्ट ऑफ ऑल डू द आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दैट्स द फर्स्ट थिंग वी डू, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस डीएनए को हम ब्रेक करते हैं, एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ माय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसकी मदद से हम हमारे डीएनए को यहाँ पे ब्रेक करेंगे, तो आपके डीएनए के कई सारे फ्रेगमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करने के बाद आपके डीएनए के मल्टीपल फ्रेगमेंट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद आप क्या करते हो, आप रन करते हो अपना यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ यू रन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहां पे अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को आप अलग करते हो, एंड आफ्टर दैट आपके जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है जो आपके यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड है, उनको हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे यूजिंग द अल्कलाइन केमिकल। सो मेरे यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स जो है यहाँ पे डीएनए के, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मेरा यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे, एंड देन यू विल हैव 2 सिंगल स्ट्रैंड्स विल बी फाउंड। ये सब करने के बाद आप रन करते हो अपने यहाँ पे 5वां स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज माय सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपके जो डीएनए फ्रेगमेंट्स आपके जो थे वहां पे, उनको हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया आपके नायलॉन शीट या नाइट्रोसेल्युलोज शीट के ऊपर। ओके, एंड वंस यू आर डन विद दैट, ये एक बार आपने यहाँ पे कर दिया, अब आपको करना है अपना मेन काम। आप लैब के अंदर बनाते हो कुछ डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो होंगे कॉम्प्लीमेंट्री टू द सैटेलाइट डीएनए। समझो, अगर अभिषेक कह रहा है कि मुझे ये सैटेलाइट डीएनए, इसको मुझे ढूंढना है डीएनए के अंदर, जो पूरा डीएनए मुझे है मेरे पास नायलॉन शीट के ऊपर, मुझे ये वाला सैटेलाइट डीएनए उसमें से ढूंढना है, तो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा और उसके अंदर वो रखेगा रेडियो एक्टिविटी। सो दैट विल बी रेडियो एक्टिव प्रोब, और फिर आप उसे वहां पे रिलीज करोगे अपने नायलॉन शीट के ऊपर, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ VNTR प्रोब। और देन यू कैन नॉट ऑब्जर्व इट अंडर द नेकेड आई। नेकेड आई से आपको कुछ दिखेगा नहीं, सो आपको उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा अंडर द एक्सरे फिल्म, और इसी इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ऑटो रेडियोग्राफी, दैट इज कॉल्ड एज माय ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये होते हैं आपके सारे स्टेप, दीज आर ऑल द स्टेप्स ऑफ माय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और ये सब करने के बाद कुछ इस तरीके की पिक्चर आपको यहाँ पे दिख जाएगी, इसको इग्नोर करो, यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ पिक्चर। तो यहाँ पे आपके सारे स्टेप आपके यहाँ पे आ रहे हैं, एंड इन द एंड यू विल फाइंड दिस पिक्चर विल बी ऑब्जर्व। इस तरीके से आपको डीएनए फिंगरप्रिंट्स आपको यहाँ पे दिख पाएंगे। सो जैसे आपको यहाँ पे नीचे लास्ट स्टेप आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको से डार्क ब्लैक कलर के बैंड्स या डार्क कलर के बैंड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे ऑन द ब्लैक सरफेस। सो दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी। तो स्टेप्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। बेसिकली आपका अगर बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है तो आपको इस स्टेप्स से आपको एक्सप्लेन करना है। पहले आपने किया आइसोलेशन, देन आपने यूज किया अपना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए का आपने फ्रेगमेंट्स बना लिए यहाँ पे, राइट, एंड देन आपने किया अपने यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
एंड देन उसके बाद हमने यहाँ से ट्रांसफर किया हमारी एक मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सदर्न ब्लॉटिंग, मतलब नाइट्रोसेलुलोज शीट या नायलॉन शीट पे मैंने उसे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। एंड देन उसके बाद मैंने डाले यहाँ पे प्रोब, इंक्यूबेशन विद द लेबल्ड प्रोब। प्रोब मतलब आपका दैट पर्टिकुलर डीएनए जो आपने लैब में बनाया है, जिसको जाके आपके सैटेलाइट डीएनए को ढूंढेगा। एंड देन उसके बाद यू ऑब्जर्व दैट अंडर द एक्सरे फिल्म, सो दैट इज कॉल्ड एज ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये स्टेप्स के बाद आपको इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंट्स आपको यहाँ पे क्लियर कट बढ़िया तरीके से देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ क्या ये सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दी स्टेप्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई अगर स्टेप क्लियर ना हो ना तो बता दो कि सर यहाँ पे क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। सो प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज अ केस। ओके, हाँ जी बेटा मुस्कान बताइए। सर ये मैपिंग क्या होता है? मैपिंग करना, आप ये बोलना या ये पता करना कि आपका एक जीन कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब वो जीन आपका क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम पे लोकेटेड है आपका यहाँ पे, और क्रोमोसोम के ऊपर कहाँ पे है, ऊपर या नीचे, उसे हम कहते हैं मैपिंग करना। सो इफ आई से देयर इज अ जीन फॉर डिस्ट्रोफिन, तो कहाँ पे डिस्ट्रोफिन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर है, अगर मैं ये ढूंढ रहा हूँ, सो दैट इज कॉल्ड एज मैपिंग। ओके, एंड इवन इन दैट आई विल ट्राई टू सी कि वो लोकेशन उसका है कहाँ पे, पी साइड पे, क्यू साइड पे है, दैट इज ऑल कॉल्ड एज मैपिंग, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कर लिया, ये सारी चीज हमने यहाँ पे कर ली। वंस वी आर डन विद दिस, अब इसमें एक और चीज याद रख लो, जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो ना, उसके बाद एक और स्टेप है जो एनसाइड में मेंशन नहीं किया हुआ, बट आपको मालूम होना चाहिए। एनसाइड में काफी कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आपको एक और चीज यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। आपने जब इलेक्ट्रोफोरेसिस अपना यहाँ पे कर लिया, सो यू विल फाइंड एक और स्टेप आपका यहाँ पे होता है जिसको हम कहते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। समवन हैज अ क्वेश्चन, सर आई हैव अ डाउट, सडन ब्लॉटिंग क्यों कहते हैं इसे? राइट बेटा, सडन ब्लॉटिंग जैसा एक टर्म है ना, ये एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है। वैसे आपकी और भी सारी टेक्निक है। यू हैव अ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, you have a western blotting, and you even have a eastern blotting. Okay, and this events, ये जो प्रोसेस आपके है ना यहाँ पे, they are like super complex process। तो इसलिए अभी हम क्या करते हैं, हम इनका सिर्फ नाम याद रखते हैं कि इनको हम सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। उसमें हम बता भी नहीं रहे कि उसके अंदर हो क्या रहा है। राइट, इट इज अ प्रोसेस विच यू ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग। एक बार आपका ये 12 खत्म हुआ, वंस यू स्टार्ट योर ग्रेजुएशन, अगर आप लाइफ साइंस में अगर कंटिन्यू करते हो या फिर मेडिसिन के अंदर, ऑल ऑफ यू विल कम अक्रॉस दिस टर्म एंड यू विल अंडरस्टैंड how complex this process are, right? But फिलहाल के लिए आप उसे बस ऐसा नाम याद रखो दिशा, that it is going to be called as southern blotting, ठीक है। Then अच्छा, अब एक और चीज सुनो यहाँ पे, you have something like your PCR। PCR का मतलब यहाँ पे होता है आपका polymerase chain reaction। इसे आप आने वाले कुछ चैप्टर में इसे आप पढ़ोगे, अलग से आप पढ़ोगे इसे। तो PCR stand for my polymerase chain reaction। इसको ज्यादा आप यहाँ पे इस पे ज्यादा फोकस मत करिए, बस इतना रखिए कि ये करा जाता है ताकि आप डीएनए का अमाउंट बढ़ा सको। So polymerase chain reaction किया जाता है to increase the amount of DNA। ठीक है, ये याद रखना that PCR is been done to increase the amount of DNA over here। पता है आपने ये टर्म सुना होगा, जब ये कोविड हुआ था तो पता है ये पीसीआर के टेस्ट किए जा रहे थे, फटाफट सब लोग पीसीआर टेस्ट करके रिजल्ट निकाल देते कि है या कोविड या नहीं। किसको याद आ रहा है कुछ ऐसा आता था टर्म, पेपर के अंदर आता था, लोग बोलते थे आरटी-पीसीआर रन किया जा रहा है। सो या दैट इज योर पीसीआर, जिसको आप बाद में सीखोगे, ठीक है। सो पीसीआर याद रखना, ये भी एक इवेंट हम यहाँ पे करते हैं जो जनरली यहाँ पे मेंशन नहीं किया इनसाइड में, बट दिस इज आल्सो समथिंग विजिबल इन दैट। ओके, एक बार ये सब आपने यहाँ पे कर लिया, देन अब देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट कैसा दिखता है। अब ये पिक्चर तो ठीक है, यहाँ पे अब देखो सी, अब यहाँ पे थोड़ा समझना इस बात को। आपके पास ये जो सी लिखा हुआ है ना, जहाँ पे सी लिखा हुआ है, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ अ ब्लड सैंपल। समझो ये वाला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उस ब्लड सैंपल का जो मुझे क्राइम सीन पे मिला था, या उस टिश्यू का जो मुझे क्राइम सीन के ऊपर मिला था, ये उसका ब्लड, उसका यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट है। और उसी के साथ यहाँ पे ए बी जो है मेरा यहाँ पे, ये समझो कि दो सस्पेक्ट है, ये दो वो लोग हैं जिनको मुझे लग रहा है कि इन्होंने ही कुछ किया है। सो जो सी है मेरा यहाँ पे, जो क्राइम सीन पे जो ब्लड सैंपल मिला था, मुझे लग रहा है ए या बी में से किसी एक का है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो ए का या बी का है? तो आप इनको आप ऑब्जर्व करोगे। जब आप इनको ऑब्जर्व करते हो, आप देखोगे इनमें से कितने एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं सी के साथ। ए एंड बी में से कौन है जो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली सी के साथ मैच कर रहा है? तो आप देखोगे यहाँ पे, तो ये एक ये वाला स्टैंड भी आपका यहाँ पे मैच कर रहा है इसके साथ, बी के साथ। ये ऑरेंज वाला भी यहाँ पे इसके साथ मैच कर रहा है। और अगर लाइट ब्लू में यहाँ पे एक और स्टैंड है जो आपको शायद दिखेगा नहीं, दैट इज ऑल्सो मैचिंग ओवर हियर। तो मल्टीपल मैच आपको किसके साथ मिल रहे हैं? ए या बी के साथ, बी के साथ। तो बी के साथ आपको यहाँ पे सारे मैचिंग आपके यहाँ पे हो रहे हैं। जैसे आपको ये दिख गया कि बी के साथ मेरे सारे स्टैंड यहाँ पे मैच हो रहे हैं, देन यू विल से कि बी ओ पर्सन है जो वहां पे प्रेजेंट था, या बी ओ पर्सन है जो आपका कल्प्रिट है वहां पे, जिसने जो भी वहां पे किया था,
ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इस तरीके से आप पता लगा सकते हो, इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि क्राइम सीन पे क्या हुआ था, इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि एक हु इज अ फादर ऑफ अ चाइल्ड, सो दैट कैन बी आल्सो डन, राइट। जैसे आपने बेबी में से अपना ब्लड सैंपल यहाँ पे निकाल के लगा दिया, एंड जो 2 पोटेंशियल फादर थे उनका भी आपने यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने यहाँ पे कर लिया, एंड देन यू ऑब्जर्व कि कौन किसके साथ यहाँ पे मैच कर रहा है। सो दैट इज व्हाट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बीन डन। अब जो कि एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हर किसी का अलग होगा, आपका, मेरा, किसी फॉरेनर लड़के का, सबका अलग होगा, अंटिल इट्स आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर उनका सेम रहता है, सो विल हैव अ सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस, सेम टाइम गेटिंग रिपीटेड विद द सेम सीक्वेंस। सो वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, बट उसके अलावा ऑल ऑफ अस विल हैव अ डिफरेंट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है। अब पहले ये बताओ, क्या ये पिक्चर में जो आपको बताया गया ये आपको समझ आ रहा है? यहाँ पे इज दिस थिंग क्लियर टू यू? नीचे वाला पिक्चर यहाँ पे कैसे Yes, यूज sir. करते Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना कि देखो यहाँ पे लिखा है पैटर्नल क्रोमोसोम है, मैटरनल क्रोमोसोम। आप एक बात जानते हो कि आपके पास 2 क्रोमोसोम है, लाइक यू हैव अ पेयर ना, एवरी क्रोमोसोम विल हैव अ पेयर। एक आ रहा है फादर के एंड से, एक आ रहा है मदर के एंड से। जब मदर के एंड से क्रोमोसोम आ रहा होता है उसे हम कहते हैं मैटरनल क्रोमोसोम, जो फादर के एंड से आ रहा होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे पैटर्नल क्रोमोसोम। सिंपल। सो फादर के एंड से समझो अगर एक सीक्वेंस है ATGG, ये अगर एक छोटा सा हमारा यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए है, तो फादर के एंड से यहाँ पे आ रहा है सिर्फ 3 आ रहे हैं आपके पास, राइट। ये आपके आ रहे हैं फादर के एंड से, और मदर के एंड से आपको कुछ मिलेंगे, थोड़े ज्यादा आ जाएंगे वहां से शायद। मदर के एंड से आपके यहाँ पे 4 आ रहे हैं, सो ये एक अलग ही कॉम्बिनेशन आपको बनते हुए आपको मिल जाता है। टोटल आपके यहाँ पे 7 हो जाते हैं। ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर कि फादर के एंड से एक अलग सीक्वेंस आएगा, मदर के एंड से एक अलग आएगा, और वो आपको एक अलग ही कॉम्बिनेशन बना के देगा। तो ये चीज भी आप यहाँ पे समझ, दिस इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट इज बीन फ्रेम्ड ओवर हियर, ठीक है। ओके, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। अब आप एक केस सॉल्व करके मुझे बताओ। यहाँ पे मुझे आप लोग बताइए, ये आपका पिक्चर है, ये क्राइम सीन का सैंपल है, और हैंड रेज करना, ये आपका क्राइम सीन का यहाँ पे सैंपल है, एंड यहाँ पर 3 सस्पेक्ट आपके सामने। आप बताइए कि कौन है इनमें से जिसने ये क्राइम किया है। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि आपको सस्पेक्ट तो मुझे बताना ही है, बट उसके साथ साथ आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस भी आपको मुझे बताना पड़ेगा। लाइक सस्पेक्ट तो बता देंगे हम लोग, बट यू आल्सो हैव टू टैप ऑल द स्टेप्स ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नाउ थिंक एंड रेज योर हैंड। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। मुस्कान कुमारी बताइए कौन है यहाँ पे सस्पेक्ट? सर सस्पेक्ट 2 है। ठीक है, सस्पेक्ट 2 है, जो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही, बिल्कुल यहाँ पे मैच कर रहे हैं। ग्रीन, ऑरेंज एंड योर ब्लू वन ऑल आर मैचिंग। अब बताइए प्रोसेस कैसे किया जाता है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का? सर सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे, फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए का ब्रेकडाउन करेंगे, फिर उनको थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे। उसके बाद एल्किलाइन केमिकल के थ्रू हम दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम डीएनए को ट्रांसफर करेंगे नायलॉन शीट पे, एंड यस सर। और उसके बाद सर हम सैटेलाइट से हम रेडियो एक्टिव प्रॉप बनाएंगे, जिसे VNTR प्रॉप भी कहा जाता है, एंड आफ्टर दैट हम ऑटो रेडियोग्राफी ऑब्जर्व करेंगे। बहुत सही, राइट। सो दैट इज समथिंग यू डू, एंड आफ्टर डूइंग ऑल दोस थिंग्स यू कैन एक्चुअली सी योर ऑल द बैंडिंग्स, यू कैन सी ओवर देयर, जो आपको यहाँ पे दिख पा रही है। सो यस, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये आपकी कहानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। अगर आपको इतनी चीज याद रहती है, देन आई डोंट थिंक आपको कोई कंसर्न आएगा व्हाइल सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। आई होप ये सारी चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार फिर पूछ रहा हूँ, अगर कोई यहाँ पे Yes, sir. Yes, sir. समथिंग। अब ये पिक्चर मैंने आपको इसलिए लगा के रखी हुई है जस्ट टू शो यू व्हाट इज माय इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे दिखता है। अगर आपको कुछ याद हो तो बताए, लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होता है, इट लुक्स लाइक लंच बॉक्स, ट्रांसपेरेंट लंच बॉक्स। तो उसकी बस मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा के रखी हुई है, ये आप सीखोगे अलग से, राइट। ये आपका इवेंट हो रहा है आपके यहाँ पे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इवेंट आपके यहाँ पे हो रहा है, आपके स्टैंड्स यहाँ पे अलग किए जाते हैं, राइट। सो समथिंग यू विल अगेन सी दैट जब हम इसे बायोटेक के अंदर पढ़ेंगे अलग से। So that is something you have to know. तो ये है आपकी कहानी of my DNA fingerprinting, and this is the last topic which you have to do, right? अभी आपको एक दो चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जब भी आपके सामने टर्म आएगा SNP, so that is my single nucleotide polymorphism, तो याद रखना that is called as my single nucleotide polymorphism, जो हम ये लास्ट क्लास में देख चुके हैं।
तो इसका मतलब मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पे ना रहे। अगर आपके पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है, इफ यू हैव अ डीएनए जहाँ पे आपका सीक्वेंस आपका G, T एंड देन G अगेन, C अगेन, A एंड T, अगर ऐसा कोई स्ट्रैंड है और यही स्ट्रैंड अगर किसी दूसरे पर्सन के अंदर, ये एक मेरा पर्सन A और ये मेरा यहाँ पे पर्सन B, राइट। तो पर्सन बी के अंदर अगर आप उस सेम स्ट्रैंड को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो कुछ लोकेशन पे आपका न्यूक्लियोटाइड अलग हो सकता है। जैसे मोस्ट ऑफ द पोजीशन पे आपका सेम रहेगा, बट एक कोई लोकेशन पे वो आपका चेंज हो सकता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड आपका यहाँ पे जहाँ पे ए है इस पर्सन के पास, वही न्यूक्लियोटाइड दूसरे पर्सन के पास यहाँ पे जी है। तो ये जो आपको यहाँ पे चेंज मिल रहा है ना, इसको ही हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और ये आपको पॉपुलेशन में देखने के लिए मिलेगा। अगर किसी को याद होगा तो उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि SNPs का अमाउंट आपको जो मिल रहा है अभी ह्यूमंस के अंदर इज गोइंग टू बी अराउंड 1.4 मिलियन। सो यू हैव 1.4 मिलियन लोकेशंस जहां पे आपको ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज आपको देखने के लिए मिलता है, राइट। ऐसे इतने सारे लोकेशंस आपके पास जहां पे आपको ये चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। दैट इज समथिंग कैन बी सीन हैपनिंग ऑल द टाइम। अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा, आप में से काफी लोग चैप्टर के बीच में ज्वाइन किए हैं क्लास, काफी लोग हैं जो चैप्टर के बीच में ज्वाइन किए क्लास, और क्योंकि आप बीच में से आए हो तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। यू कैन फाइंड कि जो मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ जो बाकी लोगों को पता है यहाँ पे, वो आप उन टर्म से आप वाकिफ नहीं हो या आपको टर्म समझने में आपको दिक्कत आ रही है। तो दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। सो बहुत ज्यादा पैनिक मत हो उस चीज को लेके, यू विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। वी विल इवेंचुअली गेट अ टाइम टू मेक श्योर दैट आपको वो चीज आपको हम रिवाइज करा सके, ठीक है। जस्ट डू वन थिंग, अगर आपको लग रहा है ना कि आपका कुछ पोर्शन मिस हो गया था एंड या कुछ पोर्शन आप बीच में से आए थे तो आपको समझ नहीं आ रहा, देन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन दैट so that we can find some way through which I can revise those things to you, okay। और फिर इसको हम लाइक वहां पे फिक्स कर सकते हैं। तो प्लीज लेट मी नो अगर ऐसा कुछ होता है तो, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड अगर आप बीच में से आ रहे हो देन देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, सो जस्ट लेट मी नो दैट। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है, ओके। तो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो या दैट दीज आर द थिंग्स, ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट कपल ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अब आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, ये क्वेश्चन 158 है, वो हैंड रेज के रेस के लिए। Which of the following is not required for any type of technique? Which of the following is not required for any type of technique of DNA fingerprinting available at the present? इनमें से कौन सी चीज आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती during the DNA fingerprinting को लेकर? चलो कुछ को हैंड रेज किया यहाँ पे, तमन्ना बताइए। सर जिंक फिंगर एनालिसिस। कौन है यहाँ पे? डी कह रहे हैं, ओके। और कोई किसी और को हम पकड़ते हैं यहाँ पे। मुस्कान क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। Right, option D becomes my correct answer. Zinc finger analysis is something which is not required for my DNA fingerprinting के लिए, इसकी जरूरत यहाँ पे आपको नहीं होती, ठीक है। Then ये वाला, one of the most frequently used technique in DNA fingerprinting is, right, इनमें से कौन सा एक टर्म है जो DNA fingerprinting के साथ ज्यादा यहाँ पे रेजोनेट करता है? It's not a technique, but ये कौन सा टर्म है जो आपके यहाँ पे रेजोनेट करता है DNA fingerprinting के साथ? So ठीक है, हैंड रेज करिए, ओके। आसमा बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। आप ऑप्शन ए करें। ऑप्शन ए का फुल फॉर्म क्या होता है? सर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडमार्क। टेंडम रिपीट, बहुत सही, बहुत सही, राइट। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, दैट्स गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, राइट। ओके, व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ व्हाट इज इट दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? क्या बनता है आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस? आराम से देख लो, टेक योर टाइम। व्हाट इज द बेसिस जिसके ऊपर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरा रन करते हैं? फटाफट इसका आंसर बताओ, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट स्विच करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। सो क्विकली हैव अ लुक एंड रेज योर हैंड। व्हाट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? आसान सवाल है, कुछ नहीं इसके अंदर, बस थोड़ा सा याद करो इसके बेसिस पे हम ये सब करते हैं। सो हाँ जी बताइए, शिवानी कुमारी क्या लग रहा है आपको? डी ऑप्शन। आयुषी सिंह क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन डी। और एक मिस एंड शिखा आपको? सर ऑप्शन डी। ओके शिखा, अब ये बता दो मुझे कि सैटेलाइट डीएनए की आप कह रहे हो, आप कह रहे हो कि सैटेलाइट डीएनए अकरिंग एट हाईली रिपीटेटिव शॉर्ट डीएनए सेगमेंट्स। मुझे बताओ शिखा, सैटेलाइट डीएनए आपको कहाँ मिलेगा? सर सेंट्रोमेयर, टेलोमेयर और हेटेरोमेयर। ठीक है, राइट। ये तीन लोकेशन में मुझे मेरा मिल जाएगा सैटेलाइट डीएनए। ऑलराइट, ट्रू, बढ़िया। ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग। तो यहाँ पे बेसिकली आपके यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है,
ओके, एंड यू कैन गो थ्रू द पोर्शन एंड देन यू कैन रीच आउट टू मी अगेन कि सर ये वाला पोर्शन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा. So yes, go through the few things and go through your chapter again. Just go through all the any steps we have done and reach out to me again कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर तो. ठीक है. I know ये चैप्टर के साथ एक अलग बात ये हो जाती है क्योंकि ये चैप्टर का जो फाउंडेशन है वो आपने कभी पढ़ा नहीं है. मतलब molecular basis is not something which is familiar to you, right? Something you are doing it right now for the first time. Transcription and translation. Genetics के साथ ऐसा नहीं होता. Genetics is something you have done in your 9th grade. जहाँ पे आप जानते हो कि ग्रेगर मेंडल कौन था. You know what he has done, right? Similarly, आगे वाला चैप्टर जो आपका जो होगा एवोल्यूशन वो आपके लिए स्मूथ होगा बिकॉज यू नो हु इज डार्विन, यू नो उन्होंने क्या किया था. सो आई डू अंडरस्टैंड अगर ये चैप्टर में कहीं आप अटक रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं समझ नहीं आ रहा है या कुछ हो रहा है, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी. उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, नॉट अ बिग थिंग. ठीक है. सो या, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. नाउ लेट्स जंप ऑन टू सम रिवीजन राइट नाउ क्विकली बिकॉज कल आपका टेस्ट है. रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट मी जंप कम बैक हियर. अब रिवीजन में रिपीटिव वेल का आपका टेस्ट रहेगा. जो भी आप अभी तक कराया वो करके आना. क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. जो भी हमने आपके साथ क्वेश्चन असाइनमेंट में सॉल्व किए थे या जो हमने क्लास में सॉल्व किए थे तो उनको एक बार आप देख लेना. सो इवन दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. सो एक काम करते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द एसटीडीज. एसटीडीज हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं एंड देन फिर स्लोली आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट द एसटीडीज एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो एसटीडीज के भी हम यहाँ बात करें. यू कैन ऑल्सो कॉल इट रिपीटिव ट्रैक इन्फेक्शन भी हम इसे यहाँ पे बोल सकते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल एज अ वेरिनियल डिजीज भी हम इसे यहाँ पे बोल सकते हैं एसटीडीज को. राइट नाउ अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है आपके सामने और ये पिक्चर के बारे में यू हैव टू नो द इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस पिक्चर, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी. अब पहली चीज याद रखना कि जब आप एसटीडीज की बात करते हो ना, आपके सारे एसटीडीज के कुछ तो कॉमन सिम्टम्स आपके रहेंगे. सो यू हैव मेजॉरिटी ऑफ देम विल हैव अ कॉमन सिम्टम्स. सो सिम्टम्स तो आप अभी के लिए आप साइड में रख सकते हो. आपको याद रखना है सबसे पहले कि कौन सी बीमारी कौन सा पैथोजन कॉज कर रहा है. तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ गोनोरिया, सो गोनोरिया आपको याद रखना है गोनोरिया इज समथिंग हु इज बीन कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. ये आपका कंडीशन आपका होगा बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया. सो दिस इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया. राइट. उसी तरीके से अगर आप सोचेगा सिफिलिस, तो सिफिलिस कौन कॉज करता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया. ये मैंने यहाँ पे बैक्टीरिया कॉज करेगा. बिल्कुल सही. ठीक है. देन ट्राइकोमोनियासिस आपका कौन कॉज करेगा? प्रोटोजोनल डिजीज. प्रोटोजोआ. बिल्कुल सही. इट इज बीन कॉज्ड बाय माय प्रोटोजोन. ये मेरा यहाँ पे प्रोटोजोन मेरे यहाँ पे कॉज करेगा. ओके. देन कैमिलिडियासिस इज समथिंग व्हिच इज आल्सो कॉज्ड बाय माय बैक्टीरिया. ये भी आपके यहाँ पे बैक्टीरिया ही कॉज कर रहा था. सो दिस समथिंग आल्सो कॉज्ड बाय माय बैक्टीरिया. Then you have these two terms, genital warts and genital herpes. So you have a genital warts and you have a genital herpes. और ये दोनों ही टर्म आपके कॉज किए जा रहे बाय और वायरस. अब जब आपके सामने ये दो टर्म्स आएंगे, आपको याद रखना है कि इन दोनों में से एक कंडीशन है जिसका कोई क्योर नहीं है. सो जेनिटल वार्ट्स एंड जेनिटल हर्प्स में से आपको याद रखना है जो जेनिटल हर्प्स आपका होगा ना यहाँ पे, इसका क्योर नहीं होता. इट इज इनक्योरेबल. अकबर एक बार हो गया किसी को, आप सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हो बट उसे क्योर नहीं कर सकते. यू कैन कंट्रोल द सिम्टम्स बट यू कैन नॉट क्योर दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो जेनिटल हर्प्स याद रखना, इट इज इनक्योरेबल. सो ये आपका क्योरेबल नहीं होता, तो इसका कोई क्योर नहीं है. सो आई एम जस्ट राइट ओवर हियर, यू हैव नो क्योर फॉर दिस. और ये सेम चीज लागू होती है आपके हेपेटाइटिस बी के साथ एंड सेम चीज आपके यहाँ पे लागू होती है आपके एड्स के साथ. यू कैन नॉट क्योर देम. वंस दे हैपन यू कैन कंट्रोल द सिम्टम्स बट यू कैन नॉट क्योर देम. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. Okay, and then you have your all these three have been caused by my virus. ये सारे के सारे आपके यहाँ पे वायरस ही कॉज कर रहे हैं. These all things have been caused by my virus. Okay, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि कौन यहाँ पे कौन क्या कर रहा है. अब इसके बाद हमने साइंटिफिक नाम भी इन सब के पढ़े थे. तो किसको याद है गोनोरिया का साइंटिफिक नाम वहाँ पे क्या था? नाइजीरिया गोनोरिया. वेरी गुड. नाइजीरिया गोनोरिया इज द नेम. सो लेट्स हैव अ लुक एट द साइंटिफिक नेम ताकि सबको एक बार वो दिख जाए. सो ये पहले आपको याद रखना कि कौन क्या कॉज कर रहा है. वायरस कहाँ पे आपका आ रहा है और कहाँ पे आपका बैक्टीरिया आ रहा है. दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. ओके. नाउ सो व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स? देख लो फटाफट यहाँ पे कॉमन सिम्टम्स. यू हैव अ बर्निंग सेंसेशन इन द जेनिटेलिया. ये एक कॉमन सिम्टम है. पेन, इन्फ्लेमेशन इन जेनिटेलिया, एब्डोमिनल पेन, लो ग्रेड फीवर, फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम जेनिटेलिया. ये सारे आपके यहाँ पे होते हैं कॉमन सिम्टम्स ऑफ द एसटीडीज. दीस आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द एसटीडी वी विल गेट टू सी. राइट. सिफिलिस आपका कॉज किया जाएगा बाय माय ट्रिपोनेमा पैलिडियम. ट्रिपोनेमा पैलिडियम आपका यहाँ पे कॉज करता है आपका सिफिलिस. आपको सिम्टम्स यहाँ पे इसके अलग से याद नहीं रखने, आपको इसका साइंटिफिक नाम आपको याद रखना है ताकि मैच द फॉलोइंग में अगर आ गया तो आप उसे आप डील कर सको उस क्वेश्चन को. राइट. कॉज बाय बैक्टीरिया.
और जो भी आपकी बीमारी बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, याद रखना उसको ट्रीट करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हो। यू कैन यूज द एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट देम। सिंपल है, एंटीबायोटिक्स आप वहां पे यूज करो और आपका ट्रीटमेंट आप वहां पे हो जाता है। सो दे आर वेरी मच ट्रीटेबल ओवर देयर। गोनोरिया, निसेरिया गोनोरिया इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया अगेन। यहाँ पे ये भी आपका क्योरेबल है एंड आपको इसे क्योर करोगे यूजिंग द एंटीबायोटिक्स। अगेन एंटीबायोटिक्स यूज करके आप इसको ठीक कर सकते हो। सो जो भी बैक्टीरियल कंडीशन आपकी होगी यहाँ पे एंटीबायोटिक्स, सिंपल। HIV एड्स। अब HIV एड्स के बारे में दो चीज आता है। पहली चीज कि आपका क्योरेबल है नहीं, ये बात आप जानते हो, इट्स अ वेरी वेल नोन टर्म HIV। ये ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं होता। HIV का जो वायरस आपका यहाँ पे रहेगा ये टारगेट करेगा आपके इम्यून सिस्टम को। सो ये आपको क्लियर होना चाहिए, HIV का वायरस हमेशा टारगेट करता है आपके इम्यून सिस्टम को, ये आपके स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट नहीं करेगा। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो। कैसे ये फैलता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, with multiple partners, blood transfusion, use of same syringe, अगर आप same syringe अगर आप use करो multiple times, that can be a reason, and mother to fetus during the pregnancy. Mother to fetus pregnancy के टाइम अगर मदर को समझो HIV है, अगर मदर को यहाँ पे HIV है, then वो fetus तक पहुंचेगा during the pregnancy. अब इसको अवॉइड किया जा सकता है अगर मदर वेल अवेयर है कि उसे HIV है, and if she gets pregnant, she can take some medications और प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सो इवन अगर मदर HIV पॉजिटिव है, शी कैन स्टिल हैव अ चाइल्ड हु इज गोइंग टू बी HIV नेगेटिव। तो ये आज की डेट में ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ऐड करनी है, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। देन यू हैव हेपेटाइटिस बी। अगेन ये आपका हेपेटाइटिस बी वायरस कर रहा है, क्योरेबल ये नहीं है, इसको आप क्योर नहीं कर सकते। एंड देन यू हैव अ जेनाइटल हर्प्स, जो मैंने आपको बताया था, हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस, ये आपका किया जाएगा बाबा हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस, और ये कंडीशन भी आपके यहाँ पे क्योरेबल नहीं है। सो दिस कंडीशन इज आल्सो नॉट गोइंग टू बी क्योरेबल, तो इसको भी आप क्योर नहीं कर सकते। बट जब मैं बात करता हूँ जेनाइटल वार्ट्स के बारे में, तो इसको आप क्योर कर सकते हो। सो वार्ट्स ऑन द जेनिटेलिया, इसको आप ट्रीट कर सकते हो। एक क्रायो सर्जरी करके एक सर्जरी होती है, वो करके आप इसे ट्रीट कर सकते हो। कौन कॉज कर रहा है आपका ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इनके नाम कोई बहुत ज्यादा नाम है नहीं, और अगर आप इनको मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी आप देख चुके हो पहले भी, तो ये नाम आपके याद रह जाएंगे। सो दीज आर द नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरसेस ओवर हियर, ठीक है। सो ये हो गया। फिर आपका ट्राइकोमोनासिस, ट्राइकोमोनासिस कॉज बाय ट्राइकोमोनास वेजिनेलिसिस, ये आपका एक प्रोटोजोन कॉज कर रहा है, और इसको भी आप क्योर कर सकते हो। सो दिस कैन बी आल्सो बी क्योरेबल। तो इसके अंदर भी जनरली एंटीबायोटिक्स का ही डोज आपको डॉक्टर रेकमेंड करेगा, एंड दिस समथिंग विच इज गोइंग टू बी क्योरेबल अगेन। सो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है, ओके। सो हाँ, अब याद रखना एक और बात यहाँ पे, अगेन इट्स इंफॉर्मेशन विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, कि अगर एसटीडी को क्योर नहीं करते ना, देन यू कैन हैव सम सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। अगर एसटीडी को अगर आप क्योर नहीं करते, अर्ली ट्रीटमेंट अगर आप यहाँ पे नहीं लेते, देन इट कैन डैमेज योर ऑर्गन्स, राइट, एंड वो आपको स्टेराइल भी कर सकता है। याद रखना, you can attend infertility if they are not treated at the early stage, right? Pelvic inflammation भी यहाँ पे काफी कॉमनली आपको देखने के लिए मिल जाता है। इनफर्टिलिटी भी आपके यहाँ पे काफी कॉमनली देखने के लिए मिलती है अगर आप इसे ट्रीट नहीं करते तो। सो पहला तो काम ये कि टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एसटीडीज, बट अगर ये होता है देन वन शुड गो फॉर अ अर्ली ट्रीटमेंट। अगर एक प्रेग्नेंट इंडिविजुअल के साथ अगर एसटीडी होता है, देन देयर इज अ चांस ऑफ अबॉर्शन, राइट, देयर इज अ चांस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या फिर स्टिल बर्थ भी हो सकता है। स्टिल बर्थ मतलब बेबी हैज बोर्न बट इट इज नॉट अलाइव, ओके, दैट कैन आल्सो पोटेंशियली हैपन। समवन हैज अ क्वेश्चन, या ऐसे माइक अनम्यूट हुआ है, ओके। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग विद द एसटीडीज, राइट। एमटी के बारे में आप जानते हो यहाँ पे, और इसका आंसर क्या होगा वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, कौन सा सेफ पीरियड होता है एमटीबी का? ऑप्शन बी। ऑप्शन 12 वीक। Option B. Right. 12 weeks is the same time for my medical termination of pregnancy. इसके अगर आप आगे जाते हो then there is a risk to the mother, right? So that is something. और ये कोई बताएगा मुझे कि कौन से साल के अंदर एमटीबी लीगलाइज हुआ था? सर 1971। 1971। बिल्कुल सही, इसको ये टाइम पे हमने यहाँ पे लीगलाइज किया था। एमटीबी वाज लीगलाइज इन द ईयर ऑफ 1971। और ये भी याद रखना कि कौन सी कंडीशन के अंदर आप इसे करा सकते हो, इन विच कंडीशन द एमटीबी इज बीन अलाउड। So basically, अगर you have a let's say sexual assault is one of the case जहाँ पे MTB कराया जा सकता है, उस केस के अंदर you can have a case where the your contraceptive hasn't worked, so one can go for the MTB in that case. अगर कोई chromosomal disorder है, then one can go for the MTB. और अगर pregnancy is a risk to the
these are the cases where you can go for MTB, right? So these are the questions which I have already solved. अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी सॉल्व किए थे, so I won't be repeating those questions. मुझे इसका आंसर बताओ, STD में से आपका कौन से हैं जो आपके एक्चुअली में F के STD है यहाँ पे? So ABCD. Raise your hand to answer this. Take your time and raise your hand then. So okay, someone from Delhi. पूजा बताइए क्या होगा इसका आंसर? Sir, option A. And that's going to be a correct answer. Gonorrhea, syphilis, and genital herpes are the all my STDs over here. ये सारे के सारे मेरे यहाँ पे STDs यहाँ पे हो जाते हैं. Okay. Which of the following STD is not curable? Is not completely curable. Again, it's a simple question. Again, you can raise your hand to answer this. So बताइए दीप्ति आप क्लास में लेट थे क्या? बताइए, बोलिए. Which is not completely curable. की आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही. चलिए पीयूष तब तक आप बताइए क्या सर होगा? ऑप्शन डी. सर ऑप्शन डी. राइट, सो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, राइट. जेनिटल हर्ब्स. सर अब भी नहीं आई आवाज. आ गई. Alright. Then you have question number 30 over here. Match the following. Again simple question नहीं, हमने पहले भी किया था. We have done this question before as well, right? I just want to have a revision of that so that प्रिंस बता दो, जल्दी आंसर बता दो प्रिंस इसका. सर डी ऑप्शन. That means गोनोरिया के साथ आपका यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन 2, सिफिलिस के साथ आपका यहाँ पे आपका ट्रिपोनेमा, जेनिटल वार्ड के साथ आपका यहाँ पे आ जाता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एंड एड्स के साथ आपका यहाँ पे आएगा HIV वाला वायरस. यस, ठीक है. तो हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर इशू ऑफ द इनफर्टिलिटी. अब इनफर्टिलिटी वाली कहानी हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस है ना, एक बार आप खुद से भी देख लेना. यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस ऑल दिस क्वेश्चंस. लेट्स टॉक अबाउट इनफर्टिलिटी. सो इनफर्टिलिटी होने के रीजंस कई सारे आपके सामने हैं. या वो फिजिकल, कोजेनाइटल, डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, ये सारे आपके रीजंस होते हैं टू कॉज अ इनफर्टिलिटी इनटू अ पर्सन. अब एक इनफर्टाइल एक मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकती है, राइट. सो इनफर्टिलिटी कैन बी सीन इन बोथ ऑफ देम. ओके, नाउ ये कुछ टर्म्स है जो हमें यहाँ पे क्लियर कट याद रखने हैं. These are the terms which you have to know over here, right? So अभी हम यहाँ पे समझ रहे हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो काफी एक्सपेंसिव होती है और जो आपको मिलेगी होते हुए इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स के अंदर आपको ये मिल जाती है. Now let's see all this over here. बोलो बेटा बोलो. सर कोजेनिटल क्या होता है सर? क्या बेटा? कोजेनिटल. कोजेनिटल मतलब जेनेटिक, पहले से ही. कोजेनिटल मतलब आपका कोई जेनेटिक कंडीशन है जिसकी वजह से द पर्सन इज इनफर्टाइल. That is a congenital. ठीक है. Alright. Now, अब यहाँ पे हम आराम से इस पिक्चर को देखते हैं. लाइक इसको हम समझते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. स्पर्म एंड एग अगर आपके फ्यूज कराए जा रहे हैं लैब के अंदर, आपने स्पर्म लिया, एग लिया, फ्यूज कराया, आपने यहाँ पे ज़ायगोट बनाया, एंड दैट ऑल हैज टेकन प्लेस इन द लैब. सो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन द लैबोरेटरी. तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सो इस इवेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. अब इन विट्रो आपने फर्टिलाइजेशन तो करा लिया, आप उस जायगोट को बाहर डेवलप नहीं कर सकते. सो नाउ दैट जायगोट हैज टू बी सेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी. सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब सब लोग यहाँ पे याद रखना कि स्पर्म एंड एग को यहाँ पे हमने फ्यूज कराया और यहाँ पे आपका जायगोट बन गया. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. एक बार आपका ये यहाँ पे हो गया, देन व्हाट विल डू ओवर हियर, इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे इनटू द मदर्स बॉडी आपके 8 ब्लास्टोमेर स्टेज के ऊपर. अगर अप टू 8 ब्लास्टोमेर स्टेज के अंदर अगर मैं उसे वहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं, इफ आई एम ट्रांसफरिंग द ज़ायगोट अप टू 8 ब्लास्टोमेर स्टेज, देन उसे मैं ट्रांसफर करूंगा इनटू द फैलोपियन ट्यूब. अगर 8 ब्लास्टोमेर स्टेज तक अगर मैं उसे रिलीज कर रहा हूं तो मैं उसे रिलीज करूंगा इनटू द फैलोपियन ट्यूब, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय ZIFT. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज ZIFT, ज़ायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. दिस विल बी कॉल्ड एज माय ज़ायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखना कि अगर आप इसे रिलीज कर रहे हो आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो आप उसे रिलीज करोगे तब तक जब तक वो आपके 8 ब्लास्टोमेर स्टेज तक है. मतलब 4 पे हो तब भी आप कर सकते हो, 8 पे हो तब भी आप कर सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते. अगर आपका ज़ायगोट 8 ब्लास्टोमेर स्टेज के आगे चला गया, 16, 34, 16, 32, 64 पे चला गया, देन आप उसे रिलीज करोगे डायरेक्ट यूट्रस के अंदर. देन आप उसे फैलोपियन ट्यूब पे ट्रांसफर नहीं करते. तो याद रखना, दिस इज माय ZIFT, ज़ायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. इफ यू आर ट्रांसफरिंग इट इनटू द यूट्रस तो आपका होगा 16, 32 या 64 स्टेज के ऊपर आपका जाता है ब्लास्टोमियर,
देन उसको आप ट्रांसफर करोगे यूट्रस के अंदर, और उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। दिस इज कॉल्ड एज बाय इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, IUT। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज IUT। सो IUT स्टैंड फॉर माय इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, जहाँ पे आप एक 8 सेल के आगे अगर आप चले गए तो आप उसे यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे। अभी जो दोनों इवेंट्स आपके यहाँ पे हो रहे हैं ना, ZIFT एंड IUT, दे बोथ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माय टेस्ट ट्यूब बेबी। इन दोनों को हम लाते हैं एक ही कैटेगरी के अंदर, जिसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। चाहे वो ZIFT आप यहाँ पे कर रहे हो, चाहे आप इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर आप कर रहे हो, एवरीथिंग इज बीन कॉल्ड एज माय, इसको हम दोनों को रख सकते हैं एक सिंगल अम्ब्रेला के अंदर, दैट इज ऑफ माय टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर। तो ये दो इवेंट्स मेरे यहाँ पे हो जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इसमें गलत आंसर आपका आना चाहिए। देन यू हैव गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे GIFT की, तो याद रखना व्हाट इज हैपनिंग इन दिस। यहाँ पे पहली चीज याद रखना कि GIFT उन फीमेल्स के साथ होता है जो गैमेट्स नहीं बना सकते, who cannot make the gametes, इनके साथ हम यहाँ पे ये रन करेंगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या पड़ता है, व्हाट यू विल बी डूइंग एक्चुअली ओवर हियर, कि यहाँ पे इन दिस कंडीशन यू विल टेक द गैमेट्स फ्रॉम द डोनर। देखो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डोनर से हमने कुछ गैमेट्स लिया, डोनर से यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देखो, यहाँ से हमने गैमेट्स लिया, राइट। और ये गैमेट्स को हमने रिलीज किया उस विमेन के अंदर जो खुद से गैमेट नहीं बना सकती, तो उनके फेलोपियन ट्यूब के अंदर हमने उन गैमेट्स को यहाँ पे रिलीज किया। और जब हमने गैमेट्स को यहाँ पे रिलीज किया, तो याद रखना कि वो फीमेल खुद से गैमेट बना नहीं सकती, लेकिन बेबी का डेवलपमेंट उसकी बॉडी के अंदर वहां पे हो सकता है। आई वुड से फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन कैन इजिली टेक्स प्लेस इन दैट पर्टिकुलर लेडी। सो ये जब हमने यहाँ पे कर लिया, तो उसके बाद आपको यहाँ पे याद ये रखना है दैट इन हर बॉडी fertilization and implantation is possible, and this condition is called as my GIFT। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a gamete intrafallopian transfer। So ये भी आपको याद रखना है कि ये कौन से केस में होगा। If there is a woman who is not able to make gametes, then she can go for the GIFT। I hope यहाँ तक चीजें आपको सारी रिकैप हो रही है, ये सब हम लोग पहले भी देख चुके हैं। So I hope it's then you have ICSI। हाँ जी, then you have ICSI, intracytoplasmic sperm injection। Then you have this something known as your intracytoplasmic sperm injection। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप अपने यहाँ पे माइक्रोपिपेट के अंदर आपने यहाँ पे स्पर्म को लिया, एक सिंगल स्पर्म को लिया और उसे एक के अंदर पंचर करके अंदर डाला। सो एक के अंदर उन स्पर्म को आपने यहाँ पे रिलीज किया पंचर करके। सो दिस इज कॉल्ड एज माय इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है। और ये आप अगेन आप कर रहे हो लैब के अंदर, तो ये क्या होगा, इन विट्रो या इन विवो होगा, ये क्या होगा, इन विट्रो। हमेशा ये मेरा यहाँ पे इन विट्रो ही होगा, ये भी बिल्कुल। एक बार आपने ये पंचर करके स्पर्म को पहुंचा दिया, उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे फेलोपियन ट्यूब में रिलीज करना चाहते हो या आप उसे रिलीज करना चाहते हो आपके यूट्रस के अंदर। इट डिपेंड्स ऑन वो कौन सा जाइगोटिक स्टेज पे है, राइट। बट ये आपका एक तरीका जो आप करते हो यहाँ पे, जहाँ पे एक सिंगल स्पर्म को पकड़ के आप डाल रहे हो एक के अंदर। सो दैट इज माय इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देन यू हैव AI इज फॉर माय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहाँ पे ये दिस इज समथिंग डन फॉर अ मेल हु आर इनफर्टाइल। अगर कोई मेल है जिसका स्पर्म काउंट लो है या उसके स्पर्म की मोटिलिटी यहाँ पे कम है, अगर इनमें से कोई भी अगर आपका यहाँ पे केस हुआ, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन कलेक्ट दो स्पर्म्स और आप उसे डायरेक्टली रिलीज कर सकते हो यूट्रस के अंदर, राइट। यू कैन कलेक्ट द स्पर्म्स, स्पर्म्स आर कलेक्टेड, इधर उसी पर्सन से आप इकट्ठा कर लो या फिर आप किसी डोनर से आप ले लो, एंड दो स्पर्म्स नाउ विल रिलीज इनटू द यूट्रस एंड दैट इज कॉल्ड इंट्रा-यूट्रिन इंसेमिनेशन। इसको हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ इंट्रा-यूट्रिन इंसेमिनेशन। सो IUI याद रखना, ये टर्म आया ना तो याद रखना, इट हैज टू डू विद द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IUI, इंट्रा-यूट्रिन इंसेमिनेशन। IUT के साथ मिक्स मत कर लेना। सो ये आप यहाँ पे हो गया। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द इनफर्टिलिटी एंड योर लाइक दीज आर द टर्म्स यू हैव टू नो। छोटा सा चैप्टर है, रिवाइज करने में ज्यादा टाइम आपको वैसे भी लगेगा नहीं, ठीक है। ये सब चीजें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। दीज आर ऑल द थिंग्स वी हैव सीन, राइट, एंड यू कैन सी सम क्वेश्चंस। अब इसका आंसर मुझे बता दो हैंड रेज करके, क्विकली रेज योर हैंड एंड आंसर दिस एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो चलिए जल्दी जल्दी हैंड रेज करिए, बताइए लक्ष्मण सिंह क्या होगा इसका आंसर। सर ए। लक्ष्मण सिंह यहाँ पे कह रहे हैं, बहुत बढ़िया सर ए। हाँ हाँ सुन लिया सुन लिया। मिसबा क्या लग रहा है आपको। ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर। अगर आप 16 लास्ट में स्टेज पे अगर आप जा चुके हो, देन यू विल रिलीज देम इनटू द यूट्रस बाय डिफॉल्ट। आप और कहीं नहीं, यूट्रस में उसे वहां पे आप रिलीज करोगे, राइट। ये बता दो देख के, इसको देख लो आराम से एंड देन टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 39।
देख लो ध्यान से इस क्वेश्चन का एंड टेल मी व्हाट कैन बी द पोटेंशियल आंसर इन दिस. बताइए तमन्ना ठाकुर, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर सी ऑप्शन. क्या लग रहा है आपको? ओके, प्रियांशी आपको क्या लग रहा है? प्रियांशी कुछ बोल नहीं रही. ओके, पीयूष आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. एंड सलम आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. आंसर आ गया हमें यहाँ पे. चलो देखते हैं. सो व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर ना कि अच्छा दीप्ति आप बता दो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ. सर ऑप्शन ए. ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप कह रहे हो यहाँ पे ऑप्शन है. लेट्स सी अदर ऑप्शंस ओवर हियर. इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी, ये तो कभी हो नहीं सकता, ये तो गलती है. ऑप्शन सी, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओआ. अरे नहीं, ये बॉडी के अंदर ही रिलीज किया जाता है. इसके अंदर कोई लैब के अंदर आप रिलीज नहीं कर रहे स्पर्म्स को, बॉडी एक फीमेल की बॉडी के अंदर ही आप रिलीज करते हो, तो ये भी आपका गलत हो गया. ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ द हस्बैंड टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओआ, वापस टेस्ट ट्यूब वाली बात कर रहे लोग यहाँ पे, तो ये भी आपका गलत हो गया. याद रखना एआई के अंदर आप स्पर्म को रिलीज करते हो फीमेल बॉडी के अंदर, and that is why option A becomes the correct answer. Artificial introduction of sperm of a healthy donor into the vagina. So that becomes over here as a correct answer. Okay. सर मैंने टेस्ट ट्यूब देखा ही नहीं, मैंने सीधा ओवल देखा. चले गए बेटा, 5 मार्क्स चले गए वहां पे, ऐसे कैसे कर रहे हो? Okay, so that is something again. It is something we have already done this question. हाँ, इसका आंसर मुझे बता दो. ABCD क्या होगा इसका आंसर, ताकि आगे बढ़ सके हम लोग यहाँ पे. So किशोर क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? सर ऑप्शन बी. हुसन लाल इज कोमल. बेटा आपका नाम कोमल शर्मा है, राइट? हुसन लाल. यस सर. हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी आप यहाँ पे कह रहे हो, और ऑप्शन डी आप जो यहाँ पे कह रहे हो, दैट्स नॉट बी करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही. जब भी आपके सामने टेस्ट ट्यूब बेबी की यहाँ पे बात की जाएगी तो आपको दो टर्म्स यहाँ पे याद रखने हैं. आपकी जो ZIFT वाली जो आपकी कहानी थी, ZIFT वाली कहानी आप यहाँ पे याद रखना. इसके लिए भी वो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला टर्म लागू होता है. इवन फॉर माई इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, ये दोनों टर्म्स के लिए आपका टेस्ट ट्यूब बेबी वाला टर्म यहाँ पे आपका लागू किया जाएगा, बिकॉज आपने फर्टिलाइजेशन एक्चुअली टेस्ट ट्यूब में किया करवाया है. सो दैट इज व्हाई it is called as my this, both the terms will have this thing. Okay, so option D becomes the correct answer. याद रखना. और ये टी लिखा हुआ मैंने, आई नहीं. बोलो बेटा बोलो, जल्दी बोलो. सर ए क्यों नहीं हो सकता सर? ए क्यों नहीं हो सकता? ए इसलिए आपका यहाँ पे नहीं हो रहा बिकॉज टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप स्पर्म को रिलीज कर रहे हो टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो एग को जाके फर्टिलाइज कर रहा है. ए के अंदर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए के अंदर आप एक स्पर्म को पकड़ के पंचर करा के आप सेल के अंदर डाल रहे हो, तो इसलिए इसको डायरेक्टली लिया नहीं जाता एज अ टेस्ट बेबी की कैटेगरी के अंदर. जनरली व्हाट वी डू, व्हाटएवर हैज बीन डन फॉर ZIFT एंड IUT, इसको हम लेते हैं एज अ इन द कैटेगरी ऑफ माय टेस्ट बेबी. सो इसलिए याद रखना, आपको एनसीईआरटी में जो मेंशन किया हुआ है वही आपको याद रखना है. ठीक है, और एनसीईआरटी में ये दो टर्म्स के कॉन्टेक्स्ट भी बता के रखा हुआ है दैट दीज टू बिकम अ पार्ट ऑफ माय टेस्ट बेबी प्रोग्राम, ZIFT एंड IUT, इसलिए आपको याद रखना है. ठीक है, दिस समथिंग विल फाइंड हैपनिंग. एंड चलो ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार फिर अपने एंड से घर पे जाके देख लेना. चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे कर दो, एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर दो, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू योर अदर टॉपिक इन दिस चैप्टर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द टेस्ट ट्यूब बेबी? आराम से देख लो. स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इसलिए आपसे करा रहा हूं ताकि इसको सॉल्व करने की आदत हो जाए आपकी. बताइए प्रिंस, क्या लग रहा है आपको? सर ए. अंशिका शर्मा. सर ए ऑप्शन. मुस्कान गुप्ता. सर ऑप्शन ए. राइट. फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इज इफेक्टेड आउटसाइड द बॉडी. फर्टिलाइजेशन आपका बॉडी के बाहर हो रहा है. द फर्टिलाइज्ड एग इज देन प्लेस्ड इन द वूम ऑफ द मदर वेयर द गैस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड. बिल्कुल सही. दैट बिकम्स माय करेक्ट आंसर. फर्टिलाइजेशन आपके यहाँ पे होगा बॉडी के बाहर, एंड देन आप उसे रिलीज करोगे. द एग विल बी प्लेस्ड इन द मदर्स बॉडी, जहां पे वो आपका डेवलप करेगा. सो यस, ऑप्शन इज गोइंग टू बी ट्रू. बिल्कुल सही.
सो टीम हिमाचल एंड टीम दिल्ली, जो तो दिल्ली के बच्चे तो काफी पहले से ही है, बट टीम हिमाचल प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक. अभिषेक किशोर संभाल लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो सारे के सारे गड़बड़ मत करना. Yes, sir. कैन ऑल कर दिया अदर. मैंने पिछले चैप्टर। हाँ कर दिया ना रिवीजन, बस बढ़िया. अच्छा आपने वो अच्छा कर लिया, ठीक है. असाइनमेंट भी सॉल्व करना, आई थिंक लिंक भी आपको उसके अंदर असाइनमेंट भी आपको मिल जाएंगे, तो भी आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो दैट इज समथिंग वी हैव डन. नाउ लेट्स डू वन थिंग, हम लोग अभी पीछे जाते हैं, लेट्स मूव ऑन एंड कुछ और पकड़ते हैं यहाँ पे. लेट्स हैव अ लुक एट कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वो देख लेते हैं हम. सो लेट्स डिस्कस क्विकली और कॉन्ट्रासेप्टिव्स. सो कॉन्ट्रासेप्टिव की जब हम बात करेंगे तो ये हैव अ नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, आईओडी, सर्जिकल मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. नेचुरल मेथड में आपको 3 याद रखने हैं. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आपको याद रखना है, क्वाइटस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एमेनोरिया. ये 3 आपके टर्म आते हैं नेचुरल मेथड के अंदर. अब नेचुरल मेथड में जो आपको जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आपके यहाँ पे जो आ रहा है, इसमें आपको याद रखना है दैट कपल्स आर गोइंग टू अवॉइड द क्वाइटस फ्रॉम अ डे 10 टू डे 17. डे 10 से लेके डे 17 के बीच में यहाँ पे आपका क्वाइटस को अवॉइड किया जाएगा, एंड दैट इज माय पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. अगर आप इस ड्यूरेशन के अंदर अगर आप यहाँ पे क्वाइटस को अगर आप यहाँ पे अवॉइड कर रहे हो, then the thing is that you are actually ensuring that there is no chance of egg combining with the sperm. कोई चांस यहाँ पे नहीं रहता कि egg आपका आपके sperm के साथ यहाँ पे फ्यूज करेगा. So that is why this is one of the natural way to avoid getting conceived. Right? Coitus interruptus आपको यहाँ पे क्या कह रहा है? That during the coitus you can right before the ejaculation there is going to be withdrawal. So withdrawal right before the ejaculation. So withdrawal मतलब like just removing the penis from the vagina right before the ejaculation. इसको हम कहते हैं यहाँ पे as a coitus interruptus. इसको हम even कह सकते हैं यहाँ पे as a withdrawal of the penis. Okay. And then you have a lactational amenorrhea. अब इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं. एक बात याद रखना, after the birth of the child for the next 6 months मदर के अंदर menstruation नहीं होगा. याद रखना, for the next 6 months मदर के अंदर menstruation नहीं होता after the birth of the child. और in that period if someone undertakes the coitus then वहां पे कंसीव होने के चांसेस आपके नहीं रहते. सो देयर इज नो चांसेस ऑफ गेटिंग कंसीव्ड पोस्ट बर्थ ऑफ द चाइल्ड फॉर 6 months. सो दैट इज कॉल्ड एज माय लैक्टेशनल एमेनोरिया. ठीक है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे लैक्टेशनल एमेनोरिया. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर लैक्टेशनल एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड. राइट, सो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑलमोस्ट निल फॉर द 6 months. अब यहाँ पे अगर 2 साल लिखा हो या 4 साल लिखा हो तो गलत हो जाएगा. तो ये बात भी आपको याद रखनी है दैट अगर वहां पे आपका 6 महीने लिखा हो then you should understand that thing, right? And mother breastfeeds the child, that's something you can do. So that is something you have to understand over here. ये चीज आपको याद रखनी. These are all my natural methods. ये एक आपका यहाँ पे हो गया, and then these 2 methods which you have done. Okay. After that, you have your barrier methods. अब barrier method आपके यहाँ पे again आपको NCERT में से जो भी दिया हुआ है वो सारे terms आपको यहाँ पे याद रखने हैं. So male and female condoms are the very common barrier method over here. Condoms are made up of rubber, latex sheets से बना हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ओके, एंड अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जो आप मेल कॉन्डम्स की आप यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप फीमेल कॉन्डम्स की बात करें तो दे आर द वन व्हिच आल्सो प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. ये इवन प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द STI. उसमें एडवांटेज क्या होता है? अवॉइड्स द अनवांटेड प्रेगनेंसी. एक तो यहाँ पे एडवांटेज है, उसके साथ साथ इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द STD एज वेल. तो ये एक स्पेसिफिक एडवांटेज है कॉन्डम्स का. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है बिकॉज ये क्वेश्चन में कई बार आता है. क्योंकि और भी कोई अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हो, इट इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द STD. हाँ, अनवांटेड प्रेगनेंसी से कोई बच सकता है बट STD से आप यहाँ पे बच नहीं सकते. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. समथिंग यू हैव टू नो. ओके, सो डिस्पोजेबल होते ही है, प्रिवेंट कॉन्टैक्ट ऑफ जेनिटल फ्लूइड एंड हेल्प्स प्रिवेंटिंग द STD, समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. Then you have the diaphragm, cervical caps and vaults. These are used in the females in the cervix region and vaginal region में इसको यूज किया जाता है, and they are reusable. So diaphragm, cervical caps and vaults are going to be reusable over here. और इनको आप यूज करते हो along with the jellies and cream के साथ. So इनको यूज किया जाएगा along with the jellies and cream के साथ. इनको आप यूज किया जाता है which are going to be my spermicidal creams. So ये आपके होते हैं यहाँ पे spermicidal creams. Basically sperm को खत्म करते हैं, मारते हैं. So याद रखना, these 3 devices are used along with the creams and jellies, and they are also the barrier method, and they are used in the females. Okay, and और ये आपके reusable होते हैं.
unlike condoms, which are going to be like disposable, they are reusable over here. So these are the terms you have to know. ये सारे NCERT के terms हैं. हाँ, IUDs याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म आपके लिए आ जाता है. IUDs में आपको मेन चीज याद रखनी है that it is the most widely accepted contraceptive. That's one thing. और इसके अंदर आपको कई सारे टाइप्स मिलते हैं. अगर आपको भी जनरली आके पूछता है कि IUDs का जनरली काम क्या होता है या वो किस तरीके से काम करते हैं, देन आप कह सकते हो दे आर नोन टू कैरी आउट द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म. अगर कोई जनरली आके पूछता है आपसे कि IUDs जनरली क्या करते हैं, एज पर द NCERT they are known for the phagocytosis of the sperm. They promote the phagocytosis of the sperm. तो इस sperm को खत्म करने में आपकी मदद करते हैं. ओके, IUDs की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो आपके यहाँ पे 3 टाइप्स है. हार्मोनल IUD, you have a copper releasing IUDs and you have a non medicated IUDs. ये आपके 3 अलग अलग टाइप के IUDs आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, राइट. सो दिस 3 different kind of category of IUDs we'll get to see. So इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं. Let's see them because again they are very important. अगर मैं कॉपर रिलीजिंग आयोडी की बात करता हूं तो यहां से आपके आएंगे कॉपर आयंस, दे आर गोइंग टू रिलीज द कॉपर आयंस, एंड ये कॉपर आयंस का काम होता है टू सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी. दे आर नोन टू डिक्रीज द स्पर्म मोटिलिटी. सो दैट इज समथिंग गोइंग टू डिक्रीज द स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म. तो स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी या स्पर्म मोटिलिटी को यहाँ पे डिक्रीज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कॉपर आयंस. दैट इज समथिंग दे आर नोन फॉर. अब ये स्पेसिफिक चीजें आपको याद इसलिए रखनी है बिकॉज ये NCERT में मेंशन है और अगर आपके क्वेश्चन आएंगे भी तब इसके ऊपर बेस्ड ही आएंगे. So याद रखना कॉपर आयंस यहाँ पे स्पेसिफिक क्या कर रहा है. देन यू हैव योर याद रखना IUDs आर ऑलवेज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस एंड ये करने के लिए यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर और अ नर्स, राइट. ये सेल्फ इंसर्ट नहीं किया जा सकता. यू नीड समवन हु इज एक्सपर्ट इन दिस थिंग, वो ये आपको ये करके देगा. देन यू हैव द हार्मोनल IUDs. यहाँ पे हार्मोनल IUDs जो आपके यहाँ पे आपको मिलते हैं देखने के लिए, दे आर द वन वी आर गोइंग टू रिलीज द हार्मोन्स. अब यहाँ पे 2 चीज की जाती है. दे आर गोइंग टू मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर योर इम्प्लांटेशन. दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. सेकंड चीज, दे आल्सो मेक द सर्वाइकल म्यूकस थिक, जिसकी वजह से स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाता. सो इट मेक्स द स्पर्म लाइक इट इज गोइंग टू बी हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म. It is going to be hostile for the sperm. तो cervical mucus आपके यहाँ पे थिक हो जाता है. It makes the sperm hostile and uterus के अंदर it is going to be unsuitable for implantation. तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है in terms of the IUDs को लेके. LNG-20 and Progesterone याद रखना नाम from IUDs यहाँ पे. Then yeah, this is something we have done and now we have a oral contraceptive. अब कोई मुझे डायरेक्टली यहाँ पे बता दे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जब कि हम बात करते हैं इसमें कौन से हार्मोन्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं पिल्स के अंदर. वैसे बता दो करके. प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, राइट. प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, जिसमें से प्रोजेस्टेरॉन विल प्ले द मेजर रोल. इसमें से प्रोजेस्टेरॉन जो आपके यहाँ पे होता है वो आपका यहाँ पे मेजर रोल यहाँ पे प्ले करता है. दिस इज द मेन की प्लेयर ओवर हियर, राइट. तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में आपके यहाँ पे आ जाता है. ओके, नाउ जब हम बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तो याद रखना दे आर गोइंग टू अवॉइड द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन. सो ओव्यूलेशन आपका नहीं हो रहा if someone is taking the oral contraceptive. If they are using this combination of oral pills, then there will be no ovulation over here happening and there is no possibility of my implantation. So this is something you have to know. एक बात यहाँ पे याद रखना कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आपका नॉन स्टेरॉइडल हो तो ज्यादा बेनिफिट होता है, मतलब उसके साइड इफेक्ट आपके यहाँ पे कम रहते हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो आपका नॉन स्टेरॉइडल है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? सहेली. सर सहेली. राइट, दैट इज गोइंग टू बी द सहेली. और ये सहेली बनाया कहाँ पे क्या था? CDRI लखनऊ, राइट. सो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जो लखनऊ में है वहाँ पे ये सहेली बनाया गया था. बेसिकली नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. बिल्कुल सही. अब ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है या इंफॉर्मेशन है जो आपको सबको मालूम है वैसे भी, तभी आप याद रखना कि आप इसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को आप यूज कैसे करते हो. So जब आपका menstrual flow, when the menstrual flow is going to start, at that point of time you start taking the pills. At that point of time the person is going to start taking the pills and then they are going to continue till the for next 21 days के लिए उसे continue करेंगे हम यहाँ पे. And then there's going to be a 7 days का gap. In this 7 days का gap you will find there's going to be a menstrual flow. So in this 7 days के gap के अंदर you will have a menstrual flow and after that again you have to start your 21 days cycle. So this is a cycle which you have to continue
until you don't want to get conceived. जब तक एक कपल कंसीव होना नहीं चाहता तब तक ये वो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकता है. So it starts during the menstrual flow में पिल लेना चालू किया जाता है, कंटिन्यू करते हो 21 डेज के लिए, एंड देन यू स्टॉप. जब आपने 7 डेज का गैप लिया तब होगा menstrual flow, and then again you continue the cycle. So that is what you do over there. Okay, now so this is something we have done. ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है. Then CDR में ये बनाया गया था. Then you have your implants. ये इम्प्लांट, सर्जिकल इम्प्लांट्स आपके यहाँ पे होते हैं, एंड दे आर सिमिलर टू द पिल्स. बस फायदा यहाँ पे होता है कि आपको रोज पिल्स लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. द प्रोजेस्टेरॉन विल कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इम्प्लांट्स, एंड इट इज कमिंग इन अ कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, एंड इट विल हैव अ सेम रोल. ये जैसे ओरल पिल्स होते हैं वैसे इसका यहाँ पे काम होगा. दे विल अवॉइड द ओव्यूलेशन, दे विल ऑल्सो अवॉइड एनी काइंड ऑफ इम्प्लांटेशन, राइट. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर आता है आपका यहाँ पे कुछ नेम्स विच आर गोइंग टू अवॉइड द like getting conceived, and they should be taken within the 72 hours after the coitus. So these are my emergency contraceptive taken within the 72 hours to avoid possible pregnancy due to a rape or unprotected coitus. So that is something we have done. ये मैंने आपको कहानी बताई थी कि कैसे, I think someone has asked how it is going to affect the ovulation. So something I have explained you that. या मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे कि प्रोजेस्टेरॉन कैसे रोल प्ले करता है यहाँ पे आपका टू अवॉइड अवॉइडिंग द ओव्यूलेशन. व्हेन यू हैव प्रोजेस्टेरॉन इन द ब्लड, ये जाके एंटीरियर पार्ट को जाके बोलेगा कि आपको नहीं रिलीज करना है FSH एंड LH. अगर यही आपका नहीं आ रहा देन कोई चांस नहीं है कि आपका ओव्यूलेशन यहाँ पे होगा. सो समथिंग वी कैन सी. ओके, देन वी हैव अ स्टेरिलाइजेशन टेक्निक जो आप यहाँ पे सब लोग जानते हो. यू नो ऑल दिस टेक्निक, सो यू नो व्हाट इज माय वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी. ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा. आई नो दैट ऑल ऑफ यू नो दिस. बस याद रखना कि अगर किसी के अंदर स्टेरिलाइजेशन होता है तो स्पर्म फॉर्मेशन उसके अंदर होगा या नहीं होगा? होगा सर होगा. Information होगा सर. स्पर्म फॉर्मेशन तो होगा ही होगा, याद रखना. स्पर्म फॉर्मेशन आपको वहां पे होगा ही होगा. द ओनली थिंग इज गोइंग टू बी व्हिच विल नॉट विल हैपन कि वो स्पर्म ट्रांसफर नहीं किया जा सकता आपके मेन लाइक जेनिटलिया तक. आपको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता फ्रॉम द वास डिफरेंस तक, वो वहां तक पहुंचेगा नहीं. सो सिमिलरली ओवा फॉर्मेशन भी होगा, बट द ओवा विल नॉट गेट ट्रांसपोर्टेड टू द राइट लोकेशन. So that is something you have to know कि गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे रुकता नहीं है. गैमेट फॉर्मेशन तो आपके यहाँ पे होगा, बट वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे उस लोकेशन तक जहाँ पे उन्हें जाना है. So that is my vasectomy and tubectomy, and ये नॉन रिवर्सिबल होता है. एक बार ये हो गया तो हो गया, right? Then you can, like, this is something which has been done as a terminal choice, because after once the couple is sure that they don't want to have any more kids, then they can go for this. Okay, so these are the things you have to know. And yes, if a boy has undergone vasectomy, then during the ejaculation, what will happen? The semen will have no sperms. The semen will only have the seminal plasma, but no sperms will be seen in that. So ये बात भी आपने यहाँ पे add करते हैं. There's also one thing you have to know. Okay. So ये हमने यहाँ पे देख लिया, and these are the questions. एक question आप यहाँ पे कर दो. Just let me show you one question यहाँ पे. अच्छा वाला कोई question हम यहाँ पे देख लेते हैं. चलो ये वाला बता दो, कोई बात नहीं. 21 का आंसर यहाँ पे होगा, हैंड पे बता दो, देन वी कैन रैप दिस अप फटाफट. सो बस इतने ही बच्चे रेस्टोरेंट को रोल बताएंगे. बताइए पूजा डागर, बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए. That's going to be correct answer. To inhibit the ovulation. Ovulation is going to be the role of a progesterone. अब आपको क्या करना है, अगर आपको कल टेस्ट के अंदर चाहिए 40 में से 40 करेक्ट या 40 में से 37, 38, 39 करेक्ट, देन रिवीजन तो आपका लाइक काफी तक हमने फटाफट यहाँ पे कर लिया है. इस चैप्टर के अंदर एक इनिशियल पार्ट है, अगर आपको याद होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि RCH हमने एक साल में चालू किया था. किसी को साल याद है RCH वाला? 1950. यस सर. 7. बहुत बढ़िया. तो ऐसी आपकी जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है ना, आपकी मेटरनल मोर्टेलिटी रेट हमारा कम हो गया पॉपुलेशन के अंदर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपके यहाँ पे कम हो गया पॉपुलेशन के अंदर. तो ये सारी चीजें आप एक बार देख जाइए एक बार. दीज आर द इनिशियल पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज मोर लाइक अ थियरी एंड अ स्टोरी. उसमें अगर आप पढ़ जाओ, बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. आई डोंट थिंक यू शुड टेक मोर देन 45 minutes to revise this thing again, right? My revision plus question solving एक बार आप कर लो अपने एंड पे, and you should be good enough to get your 35-36 correct answers. ठीक है, बस जल्दबाजी में कुछ करेक्ट टिक मत कर देना. और लग रहा है कि ये मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, देन उसे छोड़ दो. Okay, but I am quite hopeful that most of you will get most number of answers correct. ठीक है, so yeah, that's it from my end. अभी आपका एक और चीज है ना, आपका मॉलिक्यूलर बेसिस आपके यहाँ पे खत्म हो गया है. तो द गुड थिंग इज कि आपका नया चैप्टर स्टार्ट हुआ. तो अगर कोई बीच में से आया था और उसे चैप्टर समझ नहीं आ रहा, या देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस,
मेक श्योर यू अटेंड फ्रॉम मंडे क्लास रेगुलरली, बिकॉज वहां से हमारा होगा एवोल्यूशन स्टार्ट, एंड एवोल्यूशन इज अ चैप्टर जो इंटरेस्टिंग है। अगर आपको एनिमल्स पसंद है तो इंटरेस्टिंग है, अगर आपको एनिमल्स पसंद नहीं है स्टिल इट्स इंटरेस्टिंग, लाइक स्टिल द स्टोरीज एंड कहानीज आर इंटरेस्टिंग। ठीक है, ऑलराइट। सो सर बच्चों को अनाउंस कर दीजिए, say something मैम is saying right now। अच्छा, अभी आपको जाना नहीं है पीपल, अब आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, कहीं नहीं जाएंगे आप लोग यहाँ से।